नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जैनेंद्र की प्रसिद्ध कहानी पत्नी। जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो पत्नी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। इसी मनोविश्लेषणवाद पर आधारित ये कहानी कही जा सकती है। तो आइए कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक की अगर बात करें तो ये एक मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं और इसी कारण से हिंदी साहित्य में ये अपना विशेष स्थान भी रखते हैं। मनोविश्लेषणवादी कथा साहित्य में क्या देखा जाता है कि जो पात्र हैं उनके मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है। केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मानसिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। मन के भावों को समझने का प्रयास किया जाता है और उसके अंदर की गुत्थियों को, मन के अंदर के उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी मन में जो हमारे विचारों का द्वंद्व चल रहा है उसको जानने समझने का प्रयास यहाँ किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र के माध्यम से कथानक को बुना जा रहा है उस पात्र के बाहर के वातावरण का चित्रण उतना ही किया जाता है जितना कि उस पात्र के मानसिक उद्रेक को सुलझाने के लिए आवश्यक हो। अर्थात बाहरी जो कथानक है वो इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि उनकी मानसिक परिस्थितियों को लेना आवश्यक रहता है। कथानक में पात्र के इर्द गिर्द के जनजीवन की समस्याओं के स्थान पर पात्र के मनोभावों को दर्शाते हुए उसकी मानसिक दशा को अधिक महत्व दिया जाता है। और जो पत्नी कहानी है, इस कहानी में भी मुख्य जो नायिका है सुनंदा, उसकी मानसिक दशा का अधिक चित्रण किया गया है। जैनेंद्र कुमार की कहानियों में एक और बात भी है जो उभर कर आती है, और वो क्या है कि उन्होंने अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में स्त्रियों को केंद्र में रखा है और उसी पात्र के माध्यम से स्त्री मनोदशा का वर्णन भी इन्होंने किया है। यानी इनके लेखन में जो मुख्य आधार बनाया गया है वो नायिका को बनाया गया है या समाज की उस स्त्री को बनाया गया है जो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं द्वंद्व से घिरी है या मानसिक तौर पर उसकी जो दशा है वो सामान्य नहीं है। और इनकी कहानियों में अगर देखें तो केवल मानसिक द्वंद्व ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का सजीव चित्रण है। भारतीय सामान्य जो जनजीवन है, भारतीय परिवार किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है या किस प्रकार उसकी जो अवधारणा है उसका भी पोषण किया गया है। ये संयुक्त परिवार की वकालत करते हुए भारतीय परिवेश में जिस तरह के पारिवारिक वातावरण देखने को मिलता है उसे तोड़ने या खंडित करने में यकीन नहीं रखते, बल्कि इन्होंने जो पारंपरिक हमारा पारिवारिक परिस्थितियां रही है या जो परिवार का ढांचा रहा है उसको ये पक्ष में रहे हैं या उसको ये आगे ले जाना चाहते हैं। जैनेंद्र कुमार की जो सर्वाधिक प्रचलित कहानी है उन कहानियों में पत्नी अपना विशेष स्थान रखती है। इसके जो केंद्रीय पात्र है वो कौन है, नायिका कौन है कहानी की, वो है सुनंदा। और दूसरे जो प्रमुख पात्र हैं वो है सुनंदा के पति कालिंदी चरण। जो कालिंदी चरण है ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी है। ये भारत को स्वाधीन करने के लिए अपने एक गुट के साथ इस तरह का कार्य करना चाहते हैं या अपना एक गुट बनाकर इस आंदोलन में अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि भारत को जल्दी से जल्दी स्वाधीन किया जा सके। उसका वर्णन भी इस कहानी में है, लेकिन कहानी में कालिंदी चरण का चित्रण स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में ज़्यादा विस्तार नहीं दिया गया बल्कि सुनंदा के पति के रूप में इसको विस्तारित किया गया है। यानी इनका मुख्य काम क्या है या मुख्य ये अपनी भूमिका कहाँ निभाना चाहते हैं, ये स्वाधीनता आंदोलन में निभाना चाहते हैं। लेकिन लेखक ने या श्री जैनेंद्र ने जो सुनंदा के पति हैं कालिंदी चरण, उनको एक स्वाधीनता आंदोलनकारी के तौर पर नहीं बल्कि सुनंदा के पति के तौर पर विशेष महत्व इस कहानी में दिया है, जो सुनंदा के चरित्र को और उसके मनोविश्लेषण को विस्तारित करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि सुनंदा का जो व्यक्तित्व है या चरित्र है वो अपने पति से जुड़ा हुआ है और अपने पति के द्वारा ही इसके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं या इसकी जीवन परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण बखूबी इन्होंने इस कहानी में किया है। सुनंदा जो कि इस कहानी की नायिका है उसकी अगर बात करें तो वैसे देखा जाए तो वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन बार बार ये सोचती है कि देश क्या है,
सरकार क्या है, आज़ादी क्या है, स्वाधीनता क्या है, ये बातें मैं नहीं समझ पाती हूँ। और ये सब बातें वो कहाँ से सुनती है? अपने पति और उनके मित्रों से, उनकी चर्चा से उसे पता चलता है कि देश के बारे में बात चल रही है, आज़ादी के बारे में बात चल रही है, स्वाधीनता की बातें चल रही है। लेकिन मेरे पति जब इन बातों की चर्चा अपने मित्रों और सहयोगियों से कर सकते हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? अर्थात वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसमें अधिक जानने की ललक है। वो और भी बहुत कुछ जानना चाहती है। वह चाहती है कि उसका पति उसे समय दे, जो चीज़ें वह नहीं समझती वह उसे समझाएं, उसके साथ सम्मिलित होने का, दुख सुख को बांटने का अवसर प्रदान करें। अर्थात सुनंदा ये चाहती है कि उसके पति उनके साथ सारी तरह की बातें करें, अपने आंदोलन की बातें करें, अपने जीवन की परिस्थितियों की बातें करें, जीवन में जो दुख सुख है उनको भी बांटें। ऐसा कौन चाहता है? सुनंदा इस कहानी की जो नायिका है। कालिंदी चरण अपनी पत्नी को इन बातों में सम्मिलित नहीं करता। यही चीज़ें सुनंदा को भीतर ही भीतर कचोटती है। भीतर ही भीतर कचोटने का मतलब क्या है? अंदर से वो इन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और यही तो इस कहानी की खूबी है, मनोविश्लेषणवादी कहानी है ये। और यही तो इस कहानी की खासियत है कि वो सुनंदा के मन का विश्लेषण इस कहानी में किया गया है। पति देर से आता है। पति कौन है सुनंदा के? कालिंदी चरण है। वो देर से घर आते हैं। उसके साथ कुछ और मित्र भी आ जाते हैं, जिसकी खबर पहले से सुनंदा को नहीं है। यानी सुनंदा नहीं जानती कि उसके पति के साथ उसके दोस्त भी आने वाले हैं। यहाँ जब इस कहानी का प्रारंभ होता है तो सुनंदा अपने चूल्हे के पास बैठी है, पति के आने का इंतज़ार कर रही है कि पति आएंगे तो उनके लिए खाना बनाएगी और वो स्वयं भी खाएगी। लेकिन जब उसके साथ उसके मित्र आ जाते हैं तो सुनंदा, जब वो उसके पति आते हैं तो सुनंदा इंतज़ार करके ऊब चुकी होती है और वो अपने पति का खाना बना देती है। लेकिन उसके मित्रों का उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर पर कुछ लोग और भी आ सकते हैं खाना खाने के लिए। तो सुनंदा मन से थोड़ा कड़वाहट उसमें आ जाती है, या उसके व्यक्तित्व में उस समय खीज उत्पन्न होती है, क्योंकि कालिंदी चरण आकर नहीं कहता कि तुम मेरे दोस्तों के लिए भी खाना बना दो। कालिंदी चरण का ये व्यवहार सुनंदा को बहुत परेशानी उसके मन में पैदा करता है, या इससे सुनंदा बहुत ही ज़्यादा खिंच उठती है और वह अपने और अपने पति का पूरा खाना पति और उसके दोस्तों के सामने परोस देती है। वह अपने लिए खाने पीने को कुछ भी बचाकर नहीं रखती। अंगीठी बुझ जाने के कारण फिर से खाना बनाना भी संभव नहीं है। उसके मन में यह बात उठती है कि उसने घर का सारा खाना पति के सामने दे दिया। उसके पति ने एक बार भी उससे यह क्यों नहीं पूछा कि तुमने अपने लिए कुछ बचा कर रखा है या नहीं। यहाँ कहानी के ये भाव उभर कर आता है कि स्त्री अपने आप को त्याग और बलिदान के निमित्त सदैव शीर्ष पर रखने के लिए तैयार रहती है। वह सोचती है कि मेरे मन में यह बात आई भी कैसे? मैंने तो एक दिन अपने पति को या उसके मित्रों को अपने हिस्से का भोजन कराकर पुण्य ही अर्जित किया है। और क्योंकि वो भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई स्त्री है, अपने पति को भोजन करवाना, अपने पति के दोस्तों को भोजन कराना, ये भारतीय परंपरा का जो आतिथ्य सत्कार है, अतिथि मेहमानों का जो स्वागत करने का जो भाव है, वो उसमें जाग उठता है कि वो कैसे सोच सकती है, वो स्वयं भूखी रह सकती है लेकिन अपने पति और उसके मित्रों को भूखा कैसे रहने दे। तो यहाँ पर उसके मन में ये विचार आता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, ये तो मैंने पुण्य का ही कार्य किया है। सुनंदा है वो अक्सर घर में अकेली ही होती है। जो सुनंदा के पति हैं वो स्वाधीनता आंदोलन में अपने दोस्तों के साथ या अपने सहयोगियों के साथ सक्रिय है और इस दौरान उसे बार बार अपने बच्चे की याद आती है। सुनंदा का जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको वो बार बार याद करती है। जो उसका अकेलापन है, उस अकेलेपन में जो बच्चे की याद है वो उसको बहुत प्रताड़ित करती है और उसके बच्चे की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। बार बार उसे याद करती है, उन यादों को पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करती है और फिर से उन्हीं यादों में लिपट कर वो दुखी हो जाती है। वह चाहती है कि वह अपने आप को किसी अन्य काम में इस तरह लगा दे कि खुद को इस तरह से उलझा दे कि उसे अतीत में दोबारा जाने का अवसर ही ना मिले। यानी वो स्वयं इतनी व्यस्त हो जाए कि उसे अपने बच्चे की या अपने बीते हुए समय की उसे याद ही ना आए। लेकिन क्योंकि घर में वो अकेली है और वही एकांत जीवन और उसका अकेलापन बार बार उसे कहाँ ले जाता है? अतीत में ले जाता है।
यहाँ एक ही स्त्री के मनोभावों का कुशल चित्रण करने में कथाकार सफल सिद्ध हुए हैं। जो स्त्री है वो कौन है? सुनंदा है। उसके पति बाहर ज़्यादा कार्यरत रहते हैं या अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चा किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ऐसे में सुनंदा के घर का अकेलापन उसे और भी ज़्यादा दुखी करता है। कालिंदी चरण के आने पर जब वह इस तरह का व्यवहार करता है कि जैसे आने में देरी का कारण या फिर 2 आदमी का खाना बनाना होने के बावजूद 4 आदमी से आ जाने के कारण वह लज्जित है, तब सुनंदा व्यथित हो जाती है, क्योंकि सुनंदा ये चाहती है कि कालिंदी चरण उस पर अपना अधिकार जमाए। वह उसे खुलकर कहे कि मेरे दोस्त घर में आए हैं और सुनंदा तुम उनके लिए खाना बनाओ, या मैं अगर घर पे अकेली हूँ तो आकर वो मेरे लिए पूछे, मेरे बारे में चिंता करे। इस तरह के विचार सुनंदा को और भी ज़्यादा व्यथित या दुखी कर देते हैं। यही कारण है कि सुनंदा बार बार व्यथित हो उठती है। वह क्या चाहती है? वह ये चाहती है कि उसका पति पूरे अधिकार से उसे कहे, क्या कहे कि ज़्यादा खाना बना दो। किसके लिए? जो मित्र मेरे साथ आए हैं। लेकिन वह अपराधी जैसा व्यवहार कर रहा है। वह आकर साफ तौर पर सुनंदा से खाने के लिए नहीं कहता। यह बात सुनंदा को और भी ज़्यादा तकलीफ देती है। एक तो वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती है, पुरानी यादों को उधेड़ती बुनती रहती है। इस कारण से उसका मन झुंझला उठता है। जितनी देर भी उसका पति घर पर रहता है उतनी देर उसके व्यवहार में बनावटीपन को देखकर वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है या क्रुद्ध हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करता बल्कि बनावटीपन का व्यवहार करता है। कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करने के दौरान जैनेंद्र कुमार ने स्त्री को आधुनिक संदर्भ में स्वावलंबी बनाने के लिए छटपटाते हुए नहीं दिखलाया। वह भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पति की अधीनता स्वीकारती है, खुद को पति की सेविका मानती है। कालिंदी चरण को घर आने में देरी हो जाती है, लेकिन फिर भी सुनंदा उसके आने का इंतज़ार करती है और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करती। सुनंदा का पति कालिंदी चरण चाहे जब भी घर आए, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, सुनंदा उसे खाना खिलाकर ही खाना खाती है। उसका मन झुंझलाता है, लेकिन उसे तकलीफ इस बात की नहीं कि कालिंदी चरण के देर से आने के कारण वह देर से खाना खा पाती है, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि कालिंदी चरण अपना ख्याल क्यों नहीं रखता, समय पर खाना क्यों नहीं खाता। ये भाव और विचार कौन से हैं? ये भाव और विचार वो हैं जो हमें भारतीय परंपरा से मिलते हैं। एक पत्नी अपने पति को भोजन करवाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती है और इस बात की चिंता करती है कि उसका पति समय पर खाना क्यों नहीं खाता या अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखता। और भारतीय परंपरा में स्त्री चरित्र की इसी विशेषता को यहाँ पर केंद्र में रखा गया है और इस कहानी में जैनेंद्र कुमार ने इसी विचारधारा को आदर्श रूप में रूपायित किया है। कहानी में कथा का प्रवाह सीमित है, क्योंकि जब ये कहानी शुरू होती है तो सुनंदा बैठकर इंतज़ार कर रही है कालिंदी चरण का। कालिंदी चरण घर पर आता है, उसके साथ उसके 2-3 मित्र हैं। सुनंदा केवल 2 लोगों का खाना बनाती है, एक अपने पति का और एक स्वयं का। लेकिन जब कालिंदी चरण आकर उससे खाने के लिए कहता है कि मेरे दोस्त भी खाना खाएंगे, तो सुनंदा चुप रहती है। कालिंदी चरण क्रोधित हो जाता है और ये कहता है कि हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे, ये रहने दो। लेकिन सुनंदा कुछ भी ना कहते हुए चुप रहकर झुंझलाते हुए सारा खाना एक बड़ी थाली में डालकर सभी दोस्तों के सामने परोस देती है। और सुनंदा के इस प्रकार के काम से जो कालिंदी चरण है वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। आकर सुनंदा को भली बुरी कहता है। सुनंदा उसे अचार देकर फिर से दोस्तों के पास खाने के लिए भेज देती है। लेकिन उसके बाद भी सुनंदा संतुष्ट नहीं होती, बल्कि उसके मन में क्रोध के भाव के साथ साथ अपने पति और उसके मित्रों की चिंता है। वो उस कमरे के बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसके मित्र और जो उसके पति और उसके जो पति के मित्र हैं वो खाना खाते हैं। वो किस लिए खड़ी होती है? ताकि उन्हें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो झटपट उन्हें पकड़ा दे। जैसे बीच में उनके मित्र अचार मांगते हैं तो सुनंदा जल्दी से अचार परोस देती है। तो ये सब उसका व्यवहार दिखाता है कि वो एक भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई स्त्री है। अपने पति के प्रति चिंता का भाव उसके मन में हमेशा रहता है। तो कहानी या घटना जो है वो इतनी ही है, सिर्फ दोपहर के भोजन तक के समय की ही घटना है, केवल पति का आना और दोपहर का भोजन करना। कथाकार का मूल उद्देश्य कथा को विस्तृत न करके स्त्री पात्र सुनंदा की चारित्रिक मनोभावों को चित्रित करना है। और इसी थोड़े से समय में सुनंदा के मन में अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं।
अनेक प्रकार के भाव आ जाते हैं और उन्हीं भावों का चित्रण यहाँ मुख्य रूप से इस कहानी में किया गया है। एक ऐसी स्त्री जो अपना जीवन एकांत और एकाकीपन में गुजार रही है, वह खुद को पति के साथ मुख्य धारा में लाना चाहती है। वो कम पढ़ी लिखी होकर भी सारी बातें जानना चाहती हैं, सभी राजनीति से, स्वाधीनता से, आज़ादी से या देश से जुड़े हुए जो विचार हैं वो जानना चाहती है, किंतु पति उसे अपने साथ नहीं लेता है। वह घर के कामकाज तक में ही सीमित हो जाती है। उसके मनोग्रंथियों को बड़े ही सुंदर रूप से इस कहानी में चित्रित किया गया है। इस कहानी का कलेवर अगर देखें यानी आकार देखें तो वो छोटा है, लघु कहानी कह सकते हैं। इसमें जो मुख्य या केंद्रीय पात्र है वो सुनंदा है और सुनंदा के मनोविज्ञान को पाठकों के समक्ष मनमोहक रूप से जैनेंद्र कुमार ने प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो ये कहानी है जिसमें दो मुख्य पात्र हैं, नायिका है सुनंदा और नायक है कालिंदी चरण। इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण कहानी को आगे बढ़ाया गया है। सुनंदा के मनोभावों को मुख्य केंद्र में रखा गया है, उन्हीं के सुनंदा के भावों का ही विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। इसी के एक छोटे से घटनाक्रम पर ये कहानी आधारित है। लघु कलेवर कह सकते हैं, लघु कहानी कह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।